ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो नमस्कार, मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट फिजिक्स में। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास में अपन बात करेंगे निकटतम पहुंच की दूरी आर नोट के ऊपर, जो कि जो कल की क्लास थी वो वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण पे कम्प्लीटली अपन ने रखी। आज की क्लास पे अपन जानेंगे कि निकटतम पहुंच की दूरी क्या होती है, या फिर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की त्रिज्या का आकलन करना। निकटतम पहुंच की दूरी आर नोट, और ये नाभिक की त्रिज्या ही है। वास्तविकता में रदरफोर्ड प्रयोग द्वारा अपन नाभिक की त्रिज्या का आकलन करना भी इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो क्या बोल रहा है निकटतम पहुंच की दूरी या रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की त्रिज्या का आकलन करना? तो ये चीज़ बोलता है कि ये मान के चलिए ये अपना कोई एटम है और एटम में यहाँ पे कोई नाभिक स्थित है। ये मान के चलिए ये कोई नाभिक स्थित है, और जैसे ही अपन किसी नाभिक पर और अल्फा कणों की इस प्रकार से मान के चलो बौछार करवाई मैंने, अल्फा कण v0 वेलोसिटी से जा रहे हैं, ये अल्फा कणों की मैंने क्या कराई, नाभिक पर बौछार कराई। तो इस न्यूक्लियस और अल्फा कणों के बीच की जो दूरी होती है उसे अपन बोलते हैं निकटतम पहुंच की दूरी। ये यहाँ पे थोड़ा ये देखो, न्यूक्लियस और अल्फा कण के जो बीच की दूरी होती है उसे अपन बोलते हैं आर नोट, निकटतम पहुंच की दूरी। तो क्या होता है निकटतम पहुंच की दूरी कि जब कोई अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर अपन अल्फा कण की बौछार करवाते हैं। ये कोई अपना एटम है, ये तो हो गया अपना एटम, और ये हो गया कोई भी न्यूक्लियस यानी नाभिक। और नाभिक पर अपन जब कोई अल्फा कण की बौछार कराते हैं, अल्फा कण आएगा, टकराएगा, वापस चला जाएगा, और वो आ किससे रहा है, कोई v0 वेलोसिटी से अल्फा कण आ रहा है। तो अल्फा कण की जब अपन ने बौछार कराई तो नाभिक और इस अल्फा कण के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे बोलते हैं निकटतम पहुंच की दूरी आर नोट। अब देखो, निकटतम पहुंच की दूरी की अवस्था में अपने जो ये अल्फा कण है, यानी जो अपनी निकटतम पहुंच की दूरी है, निकटतम पहुंच की दूरी की अवस्था में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अवस्था में जो अल्फा कण है, इस अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान समान होता है, यानी निकटतम पहुंच की दूरी की अवस्था में इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और उसकी ये जो अपनी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का वैल्यू क्या रहता है, समान रहता है। के किसके बराबर रहता है, यू के बराबर रहता है। के क्या होता है, 1/2mv², लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v0, तो mv0² इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, के q1 q2 अपॉन में r। चूँकि r क्या होता है, यहाँ पे आर नोट है, निकटतम पहुंच की दूरी आर नोट है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1/2m v0² इक्वल टू के q1 q2 अपॉन में आर नोट आ गया। अब देखो यहाँ पे आवेश, तो q1 आवेश मान के चलो कि नाभिक का आवेश है, और q2 ये मान के चलो अल्फा कण का आवेश है। तो अल्फा कण का आवेश तो होगा 2e और नाभिक का आवेश होता है z। यहाँ तक देखो इसमें, और ये अपन ने किया, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका बस वैल्यू आपको रख देना है। अपन को वैल्यू कैलकुलेट किसका करना है, अपन को आर नोट का वैल्यू चाहिए। तो आर नोट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना है, 1/2m v0², तो ऐसे कैसे के, और q1 है अपना z, और q2 है अपना 2e, और अपॉन में आर नोट ऐसे की ऐसे, यहाँ से इसको इधर और इसको इधर, तो आर नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये ZE² 4, तो 4kZE² अपॉन में क्या आ जाएगा, m v0²। ये आ गई अपनी निकटतम पहुंच की दूरी।
और इसको समीकरण 1 दे दो और ये समीकरण 1 क्या होगा, अपनी निकटतम पहुंच की दूरी कहलाएगा। अब देखो, जब रदरफोर्ड जो प्रकीर्णन प्रयोग से, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकल कर के आती है कि कोई भी ये मान कर चलें कि ये गोलाकार नाभिक है और गोलाकार नाभिक की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग से इस कैपिटल आर की वैल्यू इस आर नोट से या तो बड़ी होगी या फिर क्या होगी, बराबर होगी। ये अपने रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग से और वैल्यू निकल करके आती है। तो होपफुली आपको निकटतम पहुंच की दूरी या रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की त्रिज्या का आकलन करना समझ में आया होगा। चलिएगा इस चीज़ को लिखते हैं, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, ये आर नोट का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है और सीधी सी बात है कि अल्फा कण की निकटतम पहुंच की दूरी की अवस्था में अल्फा कण की और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों समान रहती हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है। तो चलेगा, निकटतम पहुंच की दूरी या रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की त्रिज्या का आकलन, अपने हेडिंग डालो और हेडिंग डालने के बाद ये डायग्राम बना लो ऐसे कैसे, और फिर अपन इसमें लिखे जल्दी से भाई, ये डायग्राम बना लो और फिर अपन लिखें इसमें कुछ 2-3 पंक्तियाँ। ठीक है, अब इसमें लिख लो क्या होता है निकटतम पहुंच की दूरी, कि नाभिक में जब नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है, जब किसी नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है, जब किसी नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है, तो अल्फा कण और नाभिक के बीच की न्यूनतम दूरी को, तो अल्फा कण और नाभिक के बीच की न्यूनतम दूरी को निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। तो अल्फा कण और नाभिक के बीच की न्यूनतम दूरी को निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं और इसे आर नोट से व्यक्त करते हैं, और इसे आर नोट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और फिर ऐसे कैसे लिख दो, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा थ्योरी ऐसे कैसे लिख दो। निकटतम पहुंच की दूरी की अवस्था में अल्फा कण की स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का मान समान होता है, अर्थात के इक्वल टू यू। और ऐसे कैसे इस चीज़ को, और जल्दी से फटाक से नोट डाउन कर लो, जल्दी से भाई फटाक से इस चीज़ को ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो। लिखो भाई जल्दी से। आर नोट इक्वल टू 4k जेड स्क्वायर अपॉन में एम वी नोट स्क्वायर, यहाँ तक लिख लो। और यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना है, यहाँ तक जल्दी से लिखो एक बार। लिख लिया भाई? अरे भाई लिख लिया? होपफुली लिख लिया होगा। अभी यहाँ पे आपको लिखना है कि अतः समीकरण 1 निकटतम पहुंच की दूरी को व्यक्त करता है। अतः समीकरण 1 निकटतम पहुंच की दूरी को व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब लिखो रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक गोलाकार होती है। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक गोलाकार, या फिर आप डायरेक्ट लिख लो, अर्थात रदरफोर्ड के अनुसार यदि नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है, ऐसे कर लो डायरेक्ट। अपन को अब अपन बार बार क्या लिखेंगे, एक बार लिख लिया ना, नाभिक गोलाकार होता है। अब लिख लो नोट लगा के कि रदरफोर्ड के अनुसार अगर नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो ये हो जाएगा, तो कैपिटल आर ये हो जाएगा आर नोट। यदि
नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है तो रदरफोर्ड के अनुसार कैपिटल आर आर नोट से क्या होगा, या तो बड़ा होगा या उसके बराबर। ठीक है, यहाँ तक अपन ने निकटतम पहुँच की दूरी देख ली। अब अपन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फोर्स देखेंगे। अब अपन बात करेंगे नाभिकीय बल के बारे में। चलेगा, अब अपन बात करेंगे नाभिकीय बल के ऊपर। सबसे पहली बात है, होता क्या है नाभिकीय बल। तो अपने नाभिक में उपस्थित जो न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला बल होता है वो प्रबल आकर्षण बल होता है। न्यूक्लियनों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो होता है प्रबल आकर्षण बल। और उस प्रबल आकर्षण बल को अपन बोलते हैं नाभिकीय बल। न्यूक्लियन जानते हो, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। और न्यूक्लियनों के मध्य जो लगने वाला बल क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है, और उसे अपन क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज आप मान के चलिएगा पूछ ही ली जाएंगी। नाभिकीय बल की प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में भाई क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नाभिकीय बल की डेफिनेशन पूछ लिया, नाभिकीय बल की डेफिनेशंस को पूछते हुए बताइए कि इसकी कोई दो प्रॉपर्टी बताइए, 3 प्रॉपर्टी बताइए, कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब ध्यान से सुना। नाभिकीय बल क्या है, न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला प्रबल आकर्षण बल है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो पहली बात तो ये क्या है, ये जो बल है नाभिकीय बल वो प्रबल आकर्षण प्रकृति का बल है, या अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि आकर्षण प्रकृति का बल है। आकर्षण प्रकृति का बल है। आकर्षण प्रकृति का, भाई आकर्षण इसके अंदर जो इसकी नेचर है वह आकर्षण की है, ना कि प्रतिकर्षण की। तो सबसे पहली बात है, प्रबल आकर्षण लग रहा है तो आकर्षण प्रकृति का बल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो प्रास होती है वो लघु प्रास होती है। इस जो बल की, नाभिकीय बल की प्रास लघु प्रास होती है। और लघु प्रास का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसकी रेंज है वो फिक्स है, रेंज 10⁻⁻15 मीटर फिक्स है, यानी कि इतनी ही रेंज में लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेंज है, कहीं पे भी पार्टिकल्स पड़ा हुआ है और वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। न्यूक्लियर फोर्स की रेंज फिक्स है, 10⁻⁻15 मीटर के एरिया को ही कवर करते हुए वो फोर्स लगता है। तो दूसरी बात कि भाई इसकी जो रेंज होती है वो लघु प्रास यानी 10⁻⁻15 मीटर होती है। यह सबसे प्रबलतम बल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे प्रबलतम बल, सबसे प्रबलतम बल का मतलब है इससे ज़्यादा प्रबल बल, या इसकी अपेक्षा अभी ब्रह्मांड में कोई बल नहीं बना जो इससे प्रबल हो। सबसे प्रबलतम बल है अपने ब्रह्मांड का, सबसे प्रबलतम बल है वो न्यूक्लियर फोर्स है, नाभिकीय बल है। और अपन अगर बात करें नाभिकीय बल में और नाभिक जो अपना बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम की अपेक्षा जो अपना न्यूक्लियर बम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वही चीज़ है, ये क्या है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबलतम बल। ठीक है, अब देखो एक इसमें चीज़ है, आवेश पर निर्भर नहीं करता यह बल, आवेश पर निर्भर नहीं करता। आवेश पर निर्भर नहीं करने से मतलब है कि यह प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी समान रूप से लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी समान रूप से लगेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर भी समान रूप से कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन पे सेम चार्ज के हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी अलग अलग चार्जेस हैं तो आकर्षण हो जाएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन उदासीन है तो क्या पता बल लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसा इसमें कोई भी नेचर नहीं है, क्योंकि ये स्पेशली सी बात है कि आवेश पर निर्भर नहीं करता है। आवेश पर निर्भर नहीं करता है तो सबके ऊपर ये प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो भी समान रूप से काम करेगा, और वही काम ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी करेगा। एक उदासीन और एक पॉजिटिव चार्ज लग रहा है तो भी वही काम करेगा जो काम न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन यानी उदासीन के बीच में करेगा। यानी आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो स्पेशली सी बात है तीनों के ऊपर समान रूप से कार्य करेगा।
चौथी बात है, इसमें संतृप्तता का गुण पाया जाता है। इसमें संतृप्तता, ठीक है, इसमें संतृप्तता का गुण पाया जाता है। क्या होती है संतृप्तता, ये समझो, शब्द को समझो। संतृप्तता का गुण पाया जाता है। संतृप्तता का मतलब क्या है? संतृप्तता का मतलब है कि इसमें जो न्यूक्लियन है वो केवल अपने निकटवर्ती न्यूक्लियन के साथ ही बल लगाता है। एक न्यूक्लियन अपने निकटवर्ती न्यूक्लियन के साथ ही बल लगाता है, और इसका मतलब ये है कि भाई नाभिक है ये अपना, और नाभिक में मान के चलिएगा यहाँ पे कोई प्रोटॉन है, और इसी प्रकार से पूरे नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इस प्रकार से बिखरे हुए हैं भाई, चारों ओर है। तो बात करें अगर संतृप्तता की, तो मान के चलिए ये अपना कोई यहाँ पे प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के चारों ओर क्या है भाई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही, ये है। तो जो एक न्यूक्लियन यानी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अपने निकटवर्ती प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के साथ ही बल लगाएगा। ये वाला जो प्रोटॉन है वो केवल और केवल इन अपने निकटवर्ती जो यहाँ पे न्यूक्लियन है या निकटवर्ती जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनके साथ ही ये क्या लगाएगा, प्रबल आकर्षण बल लगाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन परिधि वालों के साथ भी बल लगा लेगा, नहीं, केवल अपने आस पड़ोस वालों के, जो इसके चारों तरफ हैं आस पड़ोस वाले, उसके साथ ही बल लगाएगा। इस गुण को ही कहते हैं संतृप्तता का गुण। ऐसा नहीं है कि ये प्रोटॉन है वो डायरेक्ट इस परिधि वाले को भी बल लगा लेगा, नहीं लगाएगा। ये केवल और केवल अपने आस पड़ोसी जो न्यूक्लियन है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनके साथ ही बल लगाता है, और इस गुण को अपन क्या कहते हैं, संतृप्तता का गुण कहते हैं। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि जो बल है इसका नाभिकीय बल परिधि पर तो कम होता है, नाभिकीय बल का मान परिधि पर तो होता है कम, और केंद्र में होता है ज़्यादा। केंद्र में नाभिकीय बल का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, इसका कारण भी समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल और केवल अपना जो नाभिकीय बल है उसमें संतृप्तता का गुण पाया जाता है, तो वो केवल और केवल अपने आस पड़ोस वालों के साथ बल लगाता है। अब सुनना ध्यान से, नाभिक में जब आप केंद्र की तरफ जाओगे तो आप पाओगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या परिधि की अपेक्षा ज़्यादा है। केंद्र की तरफ जैसे आप बढ़ते चले जाओगे तो भाई चारों तरफ आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे। इसी प्रकार से चारों तरफ यानी यहाँ पे आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते चले जाएंगे, यानी आप केंद्र से जैसे जैसे दूर जाओगे। तो अब यहाँ से ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है, परिधि पर तो कम होता है, केंद्र में अधिक होता है। केंद्र पे प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा है। यानी आप यहाँ पे एक प्रोटॉन ये केंद्र वाला लेके देखो, एक एग्जाम्पल लो, प्रोटॉन यहाँ पे केंद्र वाला देखोगे तो चारों तरफ देखो कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के साथ ये आकर्षण बल लगा रहा है, मतलब यहाँ पे बल ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे यार ये प्रोटॉन ये देखो अकेला, या तो इस न्यूट्रॉन के साथ लगा लेगा या इसके साथ लगा लेगा, या होपफुली यहाँ पे कोई और आ जाएगा तो उसके साथ लगा लेगा, मतलब बहुत कम रेंज में लगाएगा। यहाँ पे देखो ये इसके साथ और इसके साथ ही लगा रहा है, यानी परिधि पर न्यूक्लियनों की संख्या क्या है, कम है। अगर न्यूक्लियनों की संख्या कम है तो फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। अपेक्षाकृत केंद्र में न्यूक्लियनों की संख्या भरी पड़ी है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही कारण है कि परिधि पर अपने नाभिकीय बल का मान कम होता है और केंद्र में नाभिकीय बल का मान क्या होता है, अधिक होता है। दूसरी बात, ये जो अपना नाभिकीय बल है वो विनिमय प्रकृति का बल है। जो नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल में और विनिमय गुणधर्म उपस्थित होता है, मैं बोलूँगा, यानी इसमें विनिमय गुणधर्म होता है। और विनिमय गुणधर्म इसलिए होता है क्योंकि ये पाई मेसोन का इसके अंतर्गत विनिमय होता है, और पाई मेसोन के विनिमय से अपना नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। पाई मेसोन का जब दो न्यूक्लियनों के बीच में, कोई भी दो न्यूक्लियन है और दो न्यूक्लियनों के बीच में पाई मेसोन का विनिमय होता है, और उस पाई मेसोन के विनिमय के कारण अपना न्यूक्लियर फोर्स उत्पन्न होता है। इसलिए अपन इसे बोलते हैं कि ये विनिमय प्रकृति का बल है, या अपने नाभिकीय बल में विनिमय गुणधर्म उपस्थित होता है। विनिमय गुणधर्म अपने नाभिकीय बल में पाया जाता है, अपन बोल सकते हैं। दूसरा बात है, न्यूक्लियनों के प्रचक्रण पर निर्भर करता है। जो नाभिकीय बल है ये, इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि न्यूक्लियनों के प्रचक्रण पे, मैं यहाँ पे लिख दूं, न्यूक्लियनों के
पर निर्भर करता है। न्यूक्लियनों के प्रचक्रण का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियनों के अंदर अपने आते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रचक्रण पर ये निर्भर करता है। अर्थात अपन ने पार्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ रखा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए अगर आइसो स्पिन की वैल्यू देखोगे तो वो कुछ अलग आएगी, और अगर आइसो स्पिन के थर्ड कंपोनेंट की अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो कुछ अलग आएगी। यानी न्यूक्लियनों के लिए I की वैल्यू अलग होती है, I3 की वैल्यू अलग होती है। अर्थात I और I3 पे ये क्या करता है? डिपेंडेंट करता है, प्रचक्रण पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि I और I3 दोनों की वैल्यू समान आ रही है। अगर I और I3 की वैल्यू दोनों के लिए समान आती तो अपन बोलते कि ये प्रचक्रण पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन दोनों की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है। I के लिए इसका प्रचक्रण अलग होगा, I3 के लिए इसका प्रचक्रण अलग होगा। अर्थात न्यूक्लियनों के लिए और ये प्रचक्रण पर भी निर्भर करता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी अपने न्यूक्लियर फोर्स की। अब बस इसमें कुछ लिखावट बाकी है, और ये इसमें देखो ये परिधि केंद्र वाला अधिक होता है, इसलिए अपन इसको अपकेंद्रीय घटक भी कहते हैं। अपकेंद्रीय घटक, अपकेंद्रीय घटक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका परिधि के ऊपर जो फोर्स होता है वो कम होता है, केंद्र में ज़्यादा होता है, इसलिए इस कंपोनेंट को अपन अपकेंद्रीय घटक भी बोल देते हैं। अपकेंद्रीय कंपोनेंट भी इसको बोला जाता है। अब आप हेडिंग डाल लो, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। हेडिंग डाल लो भाई जल्दी से, फटाक से, नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल में आप लिखो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं तथा न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला बल तथा न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला बल प्रबल आकर्षण बल होता है। न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला बल प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। और इसके डाल लो गुणधर्म, नाभिकीय बल के गुणधर्म, हेडिंग डाल लो और उसमें लिखो नाभिकीय बल के गुणधर्म, हेडिंग डाल लो और उसमें लिखो यह आकर्षण प्रकृति का बल है। यह आकर्षण प्रकृति का बल है। यह आकर्षण प्रकृति का बल है। सेकंड नंबर पॉइंट पे लिखो इसकी प्रास लघु प्रास होती है, या ऐसे लिख लो यह लघु प्रास का बल है। यह लघु प्रास का बल है, कोष्टक में लिख लो 10⁻⁻15 मीटर। यह लघु प्रास का बल होता है, यह लघु प्रास का बल है। इसकी प्रास लघु प्रास है, जैसे आप भाषा बनाएं, लेकिन लिख लो यह लघु प्रास का बल होता है और कोष्टक में 10⁻⁻15 मीटर। यह प्रकृति में सबसे प्रबलतम बल है। यह प्रकृति में सबसे प्रबलतम बल है। लिखो यह प्रकृति में सबसे प्रबलतम बल है। नीचे लिखो यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से क्या करता है? कार्य करता है। फिर इसमें लिखो इसमें संतृप्तता का गुण पाया जाता है। इसमें संतृप्तता का गुण पाया जाता है। इसमें संतृप्तता का गुण पाया जाता है। इस गुण के अनुसार लिखो, इसमें इस गुण के अनुसार या इस गुण में एक न्यूक्लियन अपने निकटवर्ती न्यूक्लियन के साथ ही बल लगाता है। इस गुण के अनुसार या इस गुण के आधार पर, इस गुण में जैसे आपकी भाषा है तो एक न्यूक्लियन अपने निकटवर्ती अन्य न्यूक्लियन के साथ ही बल लगाता है।
इस गुण के अनुसार एक न्यूक्लियन अपने निकटवर्ती अन्य न्यूक्लियन के साथ ही बल लगाता है। फिर लिखो, इस बल का मान या नाभिकीय बल का मान परिधि पर कम व केंद्र पर अधिक होता है। परिधि पर कम व केंद्र पर अधिक होता है। नाभिकीय बल का मान परिधि पर कम व केंद्र पर अधिक होता है, इसलिए इसे अपकेंद्रीय घटक भी कहते हैं। केंद्र पर कम और केंद्र पर अधिक और परिधि पर कम होता है, इसलिए इसे अपकेंद्रीय घटक भी कहते हैं। नाभिकीय बल में विनिमय गुणधर्म उपस्थित होता है। नीचे लिखो, नाभिकीय बल में विनिमय गुणधर्म उपस्थित होता है। नाभिकीय बल में विनिमय गुणधर्म उपस्थित होता है। नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के प्रचक्रण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट लिखो, नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के प्रचक्रण पर निर्भर करता है। नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के प्रचक्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ये अपना हो गया नाभिकीय बल और नाभिकीय बल के गुणधर्म। अब देखो, नाभिकीय बल का मेसन सिद्धांत अपन देखते हैं। नाभिकीय बल का मेसन सिद्धांत। नाभिकीय बल का मेसन सिद्धांत यही है कि कोई भी दो न्यूक्लियन है अपने, और इन दो न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, या पाई मेसन का विनिमय होता है। और दो न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसन के विनिमय से अपने नाभिकीय विनिमय बल उत्पन्न होता है। यानी दो न्यूक्लियन है और दो न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसन कण का विनिमय होता है, और इसके कारण अपना क्या होता है, नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। कोई भी दो न्यूक्लियन है और दो न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसन का विनिमय होगा, पाई मेसन का आदान प्रदान होगा, और आदान प्रदान से ही अपना क्या होता है, नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। ये अपना बोलता है नाभिकीय बल का मेसन सिद्धांत। और इसमें कुल 4 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। इस अपने नाभिकीय बल का जो मेसन सिद्धांत है, इस मेसन सिद्धांत को कुल 4 रिएक्शन के आधार पर ये कंप्लीट होता है। 4 रिएक्शन इसके अंतर्गत होती हैं, और वो 4 रिएक्शन ध्यान से देखना। हो सकता है कि वो प्रोटॉन के बीच में हो सकता है कि वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आए साथ में। एक रिएक्शन हो सकती है प्रोटॉन के बीच में हो, और एक रिएक्शन हो सकती है न्यूट्रॉन के बीच में हो। इस प्रकार से 4 रिएक्शन हो सकती हैं। इन चारों के अलावा कोई रिएक्शन नहीं आ सकती। अब देखो, प्रोटॉन के बीच में जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन के बीच में विनिमय होगा, तो प्रोटॉन को अपन लिखेंगे न्यूट्रॉन प्लस में पाई प्लस मेसन। प्रोटॉन को अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन प्लस में पाई प्लस मेसन का इसमें क्या हो गया, विनिमय हो गया। पाई प्लस न्यूट्रॉन के साथ पाई प्लस मेसन जब जुड़ेगा, तब अपन बोलेंगे कि भाई ये प्रोटॉन हुआ है और ये हो गया न्यूट्रॉन। अब हो सकता है कि इसमें अपन को इसको उल्टा भी अपन लिखे कि न्यूट्रॉन प्लस में n प्लस पाई प्लस, क्रम विनिमय गुणधर्म तो लागू ही होता है। तो इसके लिए भाई ये ऐसे भी हो सकता है, इसको मैं उल्टा करके लिख दूं तो बिल्कुल ये तब भी सही होगा। और ये अगर सही होगा तो मैं इसको क्या लग सकता हूँ, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन प्लस पाई प्लस क्या होता है p, तो ये क्या हो गया n प्लस p। एक रिएक्शन तो ये हो गई सीधी सी। दूसरी रिएक्शन इसमें यह है कि न्यूट्रॉन कब उत्पन्न होता है, तो न्यूट्रॉन जब उत्पन्न होगा वो होगा न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन के साथ पाई माइनस का विनिमय होगा, और प्लस में प्रोटॉन है ही। न्यूट्रॉन कब उत्पन्न होगा, जब प्रोटॉन के साथ पाई माइनस का विनिमय होगा, तब जाकर के अपना न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा। प्रोटॉन ही। यहाँ पे मैं इसको क्रम चेंज करके भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको मैं लिख दूँ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको यानी प्रोटॉन के साथ जब पाई माइनस का विनिमय होता है तब तो न्यूट्रॉन बनता है, और जब न्यूट्रॉन के साथ पाई प्लस का विनिमय होता है तब प्रोटॉन बनता है।
प्रोटॉन कब प्राप्त होगा, तो भाई प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही रहेगा, तो पाई 0 का विनिमय होगा प्लस में प्रोटॉन, और इसको मैं उल्टा भी लिख दूँ p प्लस पाई 0, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटॉन प्लस में प्रोटॉन बन जाएगा। और न्यूट्रॉन में अपन न्यूट्रॉन के साथ भी भाई न्यूट्रॉन ही रहेगा, तो पाई 0 का विनिमय होगा और प्लस में न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन प्लस में पाई 0 भी मैं इसको लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये अपनी पाई मेसॉन का जो विनिमय हो रहा है, तो नाभिकीय बल का ये मेसॉन सिद्धांत के अंतर्गत 4 ये नाभिकीय अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं। ठीक बात है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो नाभिकीय बलों का मेसॉन सिद्धांत आप हेडिंग डाल लो और उसमें लिख लो न्यूक्लियनों के मध्य, नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के मध्य, नाभिक के अंदर लिखो, इसमें ये बाद में अपन लिख लेंगे, ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स हैं, ये दोनों क्या है, न्यूक्लियॉन्स हैं। नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसॉन कण का विनिमय होता है। नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसॉन कण का विनिमय होता है, जिसके कारण नाभिकीय विनिमय बल उत्पन्न होता है, और उसी के कारण क्या होता है, नाभिकीय विनिमय बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण नाभिकीय विनिमय बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण नाभिकीय विनिमय बल उत्पन्न होता है। और ये वाला डायग्राम आप बना लो, डायग्राम बना लो, बना लिया, डायग्राम बना लिया। अब इसके नीचे लिखो न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसॉन का विनिमय निम्न 4 अभिक्रियाओं द्वारा समझाया जाता है। न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसॉन का विनिमय निम्न 4 अभिक्रियाओं द्वारा समझाया जाता है, और चारों अभिक्रियाएं आप ऐसे के ऐसे एज इट इज नोट डाउन कर लो, चारों अभिक्रियाएं ऐसे के ऐसे एज इट इज नोट डाउन कर लो, चारों की चारों रिएक्शन। कर लो भाई जल्दी से, फटाक से। होपफुली भैया आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलेगा, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फिजिक्स को यूँ ही आनंदमयी तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।